एक्ट्स अंडर कंपनी रूल। सबसे पहले तो अमेंड हमारा ये क्या बोलते हैं अडॉप्ट हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ। जेनेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं ये। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स कितने तरीके के? चार तरीके के हैं कि रेजिलेंट डाइवर्सिटी है, वाइब्रेंट है, ठीक है, सेफ गार्ड राइट करता है एंड फ्रीडम्स करता है सिटीजन्स और सबके, हिस्टोरिकल रूट्स हैं हमारे, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट कॉलोनियल पीरियड में ही हो गई थी, एंड जेनेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स यूनिवर्सल प्रोटेक्शन की बात करता है, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन की बात करता है। फिर यूनिवर्सल प्रोटेक्शन किसका? डेमोक्रेटिक राइट्स टू ऑल इवन नॉन इंडियंस। एंड डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वैल्यूज ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के। 1600 में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी क्वीन के चार्टर से, ठीक। 1765 में दीवानी के राइट्स मिल गए इनको बंगाल बिहार उड़ीसा में टेरिटोरियल पावर का, ठीक है, रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के। 1857 में सिपाही मैटिनी हुई। 1858 में क्राउन रूल आ जाता है डायरेक्ट। 15 अगस्त 1947 से हम लोग आज़ाद नहीं हुए तब तक। हाँ डायरेक्ट टिल, अच्छा तभी। ठीक, तो कितने कुछ कंपनी एक्ट्स में रूल्स हैं और कुछ क्राउन में, क्राउन के टाइम फ्रेम के हैं। देन कंपनी एक्ट में आ जाओ नीचे, ये रहा कंपनी रूल। 1773 से लेकर 1858 में, क्योंकि वो एक्ट आ गया 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका एम था कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया के कंपनी के अफेयर्स को। फर्स्ट टाइम ये इन्होंने कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को माना, रिकॉग्नाइज किया, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहते थे इंडिया में। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहते थे तो इन्होंने एक गवर्नर जनरल बनाया इंडिया में, ठीक, एग्जीक्यूटिव में। उसको 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ से स्टार्ट हो चुका था हमारा। और जुडिशरी 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया कलकत्ता में, ठीक। और सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को बोला कि भाई आप प्रोहिबिटेड हो, आप प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब से। और गवर्नर्स ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, हेड बना दिया सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के तहत। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उसका सबॉर्डिनेट बना दिया, ठीक। और काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि आप अपने सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर्स जो होंगे ब्रिटेन में, इनको बोला कंपनी वालों को कि आप सरकार को रिपोर्ट करोगे। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट लाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बना दिया था लेकिन ये अपने एग्जीक्यूटिव को, कंपनी अपने एग्जीक्यूटिव्स को बचाना चाहती थी। तो उसने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एग्जेम्प्ट कर दिया। किससे? गवर्नर जनरल को एग्जेम्प्ट कर दिया, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एग्जेम्प्ट कर दिया, सर्वेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया कि ये जुरिस्डिक्शन के बाहर ही हैं। तो ये रेवेन्यू मैटर नहीं देखोगे आप। अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स भी जो होंगी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जब गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर बैठा होगा तब, मतलब उसके साथ, काउंसिल के साथ, तब देखी जाएगी अपील्स प्रोविंशियल कोर्ट्स की भी। और जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ लिमिटेड था पीपल ऑफ कलकत्ता तक, जो कि हिंदूज के लिए हिंदू लॉ के हिसाब से वो देखते थे, और मुस्लिम के लिए मोमडन लॉ। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंदर एक नई बॉडी बनती है। इस नई बॉडी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम होता है, बीओसी। सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ही कंपनी के। इसमें अब कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया जाता है, और पॉलिटिकल फंक्शंस दे देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और कमर्शियल फंक्शंस में सिविल मिलिट्री रेवेन्यू जितने भी फंक्शंस हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही संभालते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया में टेरिटरी, जो कंपनी की टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं 1786 में, उनके लिए स्पेशल एक्ट लेके आए। क्यों? क्योंकि उनकी दो डिमांड्स थी कि भाई मेरे को कमांडर इन चीफ बनाओ और मेरे को ओवरराइडिंग पावर दो काउंसिल से। तो उसी इन्हीं पावर्स को आगे के अब चार्टर एक्ट्स में भी कंटिन्यू किया जाता है। स्टार्टिंग ऑफ चार्टर एक्ट्स होती है 1793 से। 86 के बाद 93। सबसे पहला 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट,
उसके 80, वैसे तो 11 साल बाद पिट्स एक्ट आता है, बट उससे 81 में एक अमेंडमेंट एक्ट और आ जाता है, तो मतलब पिट्स एक्ट से 3 साल पहले। ठीक। फिर पिट्स एक्ट के ही 2 साल बाद कॉर्नवालिस आ जाते हैं, और कॉर्नवालिस के बाद से जो भी जितने भी कंटिन्यू होंगे 1903 से 83 तो चलेगा वो पीरियड, अब तो 93 आना है, तो क्योंकि थ्री थ्री रहना है सब ये चार्टर एक्ट में। तो 93 से पहला चार्टर एक्ट, ये कॉर्नवालिस की पावर्स को कंटिन्यू किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया ट्रेड मोनोपोली को कंपनी की 20 साल तक। कमांडर इन चीफ जो था, लेकिन वो अगर गवर्नर जनरल खुद कमांडर इन चीफ नहीं है तो उसकी काउंसिल का पार्ट नहीं हो सकता था, कि एक जंगल में दो शेर नहीं होंगे। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी, और इनके स्टाफ को पे करना शुरू हुआ इंडियन रेवेन्यू से। देन 1813 में ये प्रॉपरली, मतलब इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे वो इस सेंटेंस से याद किया जा सकता है। ट्रेड सॉवरेनिटी ऑफ वेस्टर्न चर्च ऑन टैक्स इम्पोजिशन। ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड में ये अबॉलिश कर देते हैं मोनोपोली कंपनी की इंडिया में, एक्सेप्ट टी। टी में अभी भी चल रही होती है। ठीक। और सब बाकी सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स भी आज आना शुरू कर देते हैं, ट्रेड करना अलाउ कर देते हैं। बट मोनोपोली कंपनी की फिर भी कहाँ रहती है? ईस्ट, पूरे ईस्ट में, इंडिया में ट्रेड में रहती है, और चाइना में रह पाती है पूरी मोनोपोली। देन सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन घोषित कर देते हैं इंडियन टेरिटरीज पे, जो भी कंपनी ने एक्वायर कर रखे हैं, कि उस पे ब्रिटिश क्राउन क्राउन की सॉवरेनिटी है। ठीक। इसीलिए तुम्हारी हमने मोनोपोली भी छीन ली। देन क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजते हैं लोगों को एनलाइटन करने के लिए, और वेस्टर्न एजुकेशन भी फैलाएंगे। मोरलेस यही क्रिश्चियन मिशनरीज को भी बोल दिया कि पढ़ाओ लिखाओ भी ये इसी तरीके से, वेस्टर्न एजुकेशन का अगर दिमाग में बिठाना हो तो। ठीक। वेस्टर्न चर्च इसीलिए लिखा गया है, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। चर्च इज फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज, सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन इज फॉर सॉवरेनिटी, और ट्रेड के लिए ट्रेड लिखा हुआ ही है। देन टैक्स इम्पोजिशन की पावर दे दी गई लोकल गवर्नमेंट को, और अगर कोई पे नहीं करता है टैक्स तो उसको पनिश भी कर सकती थी लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद 1833 में अब जितने भी रेगुलेशंस होंगे, जो पहले रेगुलेशंस होते थे, अब वो एक्ट्स बन जाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एंडेड कमर्शियल बॉडी, उसको कमर्शियल फंक्शंस उसके सारे बंद कर दिए, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ही हायर कर सकती थी। और इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन में जब ये ओपन कंपटीशन की बात हुई सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने स्ट्रांगली अपोज कर दिया इस चीज़ को। और ये भी बोला गया कि कंपनी की जितनी भी टेरिटरी हैं वो क्राउन की हैं, बिकॉज दे आर हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और इसको सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। विलियम बेंटिक सबसे पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले कौन से थे? ये वॉरेन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले थे आपके विलियम बेंटिक। ठीक। अबॉलिश कर दी थी मोनोपोली पहले 1813 में, मोनोपोली अबॉलिश करी कंपनी की। उसके बाद उसके सारे कमर्शियल फंक्शन ही अबॉलिश कर दिए कंपनी के 20 साल बाद 1833 में। और ये सेंटर में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दी गई। ठीक। पहले तो इनको रेगुलेटिंग एक्ट में सबॉर्डिनेट बना दिया था गवर्नर जनरल के, अब सबॉर्डिनेट के साथ इनसे लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली गई। अब इसके बाद जो लास्ट चार्टर एक्ट आता है, इसमें मैक्यूले कमेटी बैठती है। 1854 में ओपन कंपटीशन अलाउड कर देते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दी जाती है, जो कि ब्रिटेन की मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती है। दो ये 6 मेंबर की थी, और इसमें से 4 गवर्नर जनरल काउंसिल में, जो इनमें मद्रास में, बॉम्बे, बंगाल और आगरा में थे, इन्हीं के लोकल रिप्रेजेंटेशन से आते थे। बट ये फंक्शनिंग जो थी इसकी सारे ब्रिटेन के वो पार्लियामेंट की तरह थी। और नोटेबल फीचर इज कि हमारी एग्जीक्यूटिव जो हमारा इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी रेगुलेटिंग एक्ट से आया, मतलब स्टार्टिंग के रूल से, और लेजिस्लेचर सबसे एंड में बनी है 1853 से। हम्म। इसके बाद